हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का डेरिवेशन सीखा था, जिसमें मैंने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया था। अब आज के लेक्चर में हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि 10 नंबर आपको दे करके जाएगा, है ना। आगे जितने भी फास्ट एंड स्ट्रिंग वाले, है ना, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में जाते हैं, और इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में 10 नंबर में आता ज़रूर है। तो अगर बात करें लास्ट के डेरिवेशन की, उसमें मैंने जो आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का डेरिवेशन बताया था, उससे हमारी जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनी थी वो कुछ इस प्रकार से थी। द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज, जो वन डायमेंशनल की वेव इक्वेशन हमने बनाई थी वो थी हमारी डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वेयर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई थी वहाँ पर टी अपॉन एम के इक्वल। ठीक है, ये हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन थी, जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब इसमें हमारी जो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, और बाद में इसको हमें बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करके भी फाइनली सॉल्व करना होता है ना। और मैंने आपको बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन इसकी बताई थी, है ना। सबसे पहले मैं बाउंड्री कंडीशन की बात करता हूँ। बाउंड्री कंडीशन, इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, फिर हम बात करते हैं इनिशियल कंडीशन की, इसकी इनिशियल कंडीशन क्या थी। ये सब मैं लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हमारी स्ट्रिंग दो पॉइंटों के बीच में हमने स्ट्रेच की थी, इस स्ट्रिंग की लेंथ हमने एल मानी थी वहाँ पर, है ना। तो हमने क्या किया था, इसको किसी पॉइंट से, जैसे ग्रीन कलर से मैंने पॉइंट बनाया, इससे पॉइंट से हमने इसको ऊपर पुल करके छोड़ देना है, तो इसमें वाइब्रेशन वेव फॉर्म बनेगी, जिसकी वजह से वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनती है। जब इसको आप ऊपर उठाएंगे तो इसमें एक कर्व की शेप आपको नज़र आएगी। इस ग्रीन पॉइंट से अगर आप इसको उठाते हैं तो इस तरीके की कोई कर्व की शेप आपको मिलेगी, जैसे कि ये कर्व हमने बनाया है ना। तो इस तरीके की कर्व की शेप आएगी। इन्हीं पॉइंटों से हमारी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन बनती है ना। इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया था UXT का। ठीक है, एक्स पॉइंट पर टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हम UXT का नाम देंगे उसको, अकॉर्डिंग टू लास्ट डेरिवेशन। तो ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन भी होगा UXT, इसी को हमें फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट को। अब बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की। ठीक है, बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की। तो बाउंड्री कंडीशन में आप जानते हैं यहाँ पर आपका x इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर x इक्वल टू L होगा, है ना। यदि आप इस डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन में रखते हैं तो बाउंड्री कंडीशन में आपको x को 0 रखना होगा, और इनिशियली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका 0 ही रहेगा। फिर आपको बाउंड्री कंडीशन में x की जगह पर L रखना होगा UXT में, तो ये ULT बनेगा, और इसकी भी वैल्यू 0 होगी, है ना। यही हमारी बाउंड्री कंडीशन होती है। मतलब जो UXT फंक्शन है, यदि हम इनिशियली उसमें x को 0 रखते हैं तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना। और यदि आप उसको एंडिंग पॉइंट पर x इक्वल टू L, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। इनिशियली यदि आप x को 0 रखते हैं तो U0T बनेगा, है ना, उसकी भी वैल्यू 0 होती है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। और साथ ही साथ में हमें x को L रखना है एंड पॉइंट पर, तो उसकी भी वैल्यू 0 रहेगी। ये कंडीशन फॉर ऑल t के लिए होती है, मतलब टाइम चाहे कुछ भी हो, है ना, एंडिंग पॉइंट पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट आपको 0 देगा, और यही हमारी इसमें बाउंड्री कंडीशन होती है। फिर बात करते हैं इनिशियल कंडीशन की। इनिशियल कंडीशन होती क्या हमारी, इनिशियल कंडीशन जब हम इस पॉइंट से, ग्रीन पॉइंट से इसको ऊपर उठाएंगे तो ये कर्व की शेप बनेगी जहाँ से हमें इसको छोड़ना है, जिससे वेव बनाएगी, वाइब्रेशन करेगी, है ना, स्ट्रिंग। तो यहाँ से हमें इसको छोड़ना है, तो यहाँ पर ये जो शेप बनी है ग्रीन कलर से, ये कोई ना कोई कर्व बनेगी, है ना, कोई ना कोई कर्व बनेगी। इनिशियली हम स्टार्टिंग में क्या लेकर के चलेंगे, टाइम को 0 लेकर के चलेंगे जब इसको वाइब्रेशन कराना शुरू करेंगे, है ना। तो उस केस में क्या होगा, यदि आप
t को 0 लेते हैं, यदि आप t को 0 लेते हैं तो ये हमें कर्व की शेप मिलेगी। इस कर्व को हम fx का नाम देंगे। ठीक है, ये कर्व की शेप मिलेगी, इस कर्व को हम किसका नाम देंगे? fx का नाम देंगे जब टाइम 0 होगा। और यहाँ पर अगर आप डेल u अपॉन डेल टी निकालते हैं तो डेल यू अपॉन डेल टी, चूंकि ये आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स का फंक्शन बना है केवल, जब इसका आप टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स के फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट चूंकि कांस्टेंट है तो ये वैल्यू हमें किसके इक्वल मिलेगी? 0 के इक्वल मिलेगी। और दोनों ही कंडीशन किसके लिए होती है? व्हेन टी इक्वल टू 0, जब हम टाइम को 0 के बराबर लेके चलेंगे इनिशियली। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो जाती है। जब इनिशियल में हम टाइम को टी को 0 लेकर के चलेंगे तो यू एक्स 0 एक कर्व बनाएगा, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो एफ एक्स के इक्वल हमने माना है। और उस केस में यू आपका डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट होगा, तो टी के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होने वाला डेल यू अपॉन डेल टी, उसकी भी वैल्यू 0 होगी। तो ये हमारी दो कंडीशन होती है, एक बाउंड्री कंडीशन जो कि x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एल पर डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, 0 होता है। और एक होती है इनिशियल कंडीशन जो टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है कि कर्व बनेगा आपका एफ एक्स और डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू आएगी 0। तो अब हम इक्वेशन 1 को वेरिएबल सेपरेबल और वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, है ना, इक्वेशन 1 को। और फिर देखते हैं इसमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपको बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन क्या मिलेगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आप जानते हैं कि हम यहाँ पर u को एक्स टी के इक्वल मान के चलेंगे, एक्स एक्स का फंक्शन लेंगे और कैपिटल टी को टी का फंक्शन लेंगे, है ना। और फिर हमें यहाँ पर दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करनी है और वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, जैसे कि आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में सीखा है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। लेट हमने कंसिडर किया कि यहाँ पर जो यू एक्स टी फंक्शन है वो कैपिटल एक्स एक्स और टी टी के बराबर है। इट मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू इक्वल टू एक्स टी है। एक्स तो यहाँ पर कैपिटल एक्स तो केवल एक्स का फंक्शन है और कैपिटल टी यहाँ पर केवल टी का फंक्शन है। बी द सॉल्यूशन ऑफ 1, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हमने इसको माना। फिर हमें जो दो डेरिवेटिव हमारी इक्वेशन में है, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी होती है बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर निकालना है। जब यू की वैल्यू उसमें रखेंगे हम तो u की वैल्यू हमारी है एक्स टी। तो एक्स टी का हमें t के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो कैपिटल x तो कांस्टेंट का काम करेगा, ये हो जाएगा आपका डेल टू टी अपॉन डेल टी स्क्वायर। और चूंकि t केवल t का फंक्शन है तो उसको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन भी मान सकते हैं, डी टू टी अपॉन डी टी स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा एक्स टी डबल डैश। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के लिए हमने डेल को डी में कन्वर्ट किया है ना। ऐसे ही हम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकालते हो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी क्या होगा हमारा डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा, यू फंक्शन की वैल्यू एक्स टी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें टी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, बाहर आएगा और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बनेगा, सॉरी डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बनेगा। और चूंकि x केवल x का फंक्शन है तो उसको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये बन जाएगा हमारा t x डबल डैश। तो दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में रखेंगे और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में इसको रखते हैं तो ये मिलेगा आपको एक्स टी डबल डैश इक्वल टू सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश, एक्स टी डबल डैश इक्वल टू सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश। ये हमें वहाँ पर इक्वेशन में वैल्यू रखने पे मिलेगा। अब हमें इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट मतलब एक्स की टर्म को अलग करना है और टी की टर्म को अलग करना है। तो ये आपको मिलता है एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी। तो ये हमारे वेरिएबल जो है सेपरेट हो चुके हैं। फिर आप जनरली जानते हैं, वैसे तो मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आपको माइनस पी स्क्वायर इसको लेकर के सॉल्व करना सिखाया था,
लेकिन हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। दो एक्सप्रेशन हमारे इक्वल है तो आप इसको निगेटिव, पॉजिटिव, है ना, या जीरो भी मान सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हम करेंगे तो यहाँ पर हम तीनों केस लेकर के चलेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किसके लिए ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो 3 केस यहाँ पर बनेंगे। इन जनरली मैं पहले इसको किसी के वैल्यू के बराबर मान लेता हूँ। के से अगर आप इसको के बराबर मानते हैं तो इसको फर्स्ट फ्रैक्शन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लेने पर एक इक्वेशन हमें मिलेगी और वो इक्वेशन होगी x डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये मिलेगी और साथ ही साथ में आपको सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करके मिलेगी टी डबल डैश इक्वल टू ये सी स्क्वायर इंटू के इंटू टी मिलेगा। और इक्वल वाले पोर्शन को अगर आप लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। टी डबल डैश माइनस के सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो इक्वेशन बनेगी, एक एक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है और एक टी में डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू 0 एंड इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इंटू टी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब डी की फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, बाद में जब सॉल्यूशन होगा तब कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1, हमने उसको डाला था। इक्वेशन 2 डाल देते हैं हम बाउंड्री कंडीशन को, इक्वेशन 3 डाल देते हैं हम इनिशियल कंडीशन को, और इक्वेशन 4 डाल देते हैं हम इस सॉल्यूशन को, इक्वेशन 5 डालते हैं इसको जो हमारी आई है ना, इक्वेशन नंबर 5। ये हमारी इक्वेशन 5 आ जाएगी। अब यहाँ पर के को हम तीनों केस ले सकते हैं ना, के को हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं, के को 0 भी, के को नेगेटिव भी। तो तीनों केस लेकर के डिस्कस करते हैं। पहला केस हमने लिया नंबर 1, व्हेन यदि ये के जो है ये हमारा 0 के बराबर हो, व्हेन के इक्वल टू 0 देन 5 गिव्स। तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, देन 5 गिव्स। के को यदि आप 0 लेते हैं तो इक्वेशन 5 से आपको मिलेगा एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 और यहाँ से आपको मिलेगा टी डबल डैश इक्वल टू 0। और इसका मतलब होगा डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसका मतलब होगा डी टू टी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि डबल डैश ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। और अगर दोनों को ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार कर लेते हैं। एक बार करेंगे तो इधर dx अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू में एक कांस्टेंट आ जाएगा c1 एंड इधर हो जाएगा dt अपॉन dt और इक्वल टू में एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा c3। दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे वेरिएबल सेपरेट करके तो ये आपको मिलेगा dx इक्वल टू c1 dx एंड ये होगा dt इक्वल टू c3 dt। वेरिएबल को सेपरेट कर दिया हमने। अब वेरिएबल सेपरेट करके फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, तो इससे आपको दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इधर मिलेगा x इक्वल टू c1x प्लस c2, ये x की वैल्यू होगी कैपिटल में, है ना, और इधर आपको मिलेगा t इक्वल टू c3t प्लस c4। ठीक है, तो ये हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लास्ट में सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर u इक्वल टू xt सॉल्यूशन है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे c1x प्लस c2 प्लस c3t प्लस c4। तो जब हमने k को 0 माना है ना, तो k को 0 लेकर के एक सॉल्यूशन हमारा निकल गया जो कि इक्वेशन नंबर हमारा 6 बनाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। तो हमने k को 0 लिया इक्वेशन 5 में और ये एक सॉल्यूशन निकाला। अब हम k को पॉजिटिव लेंगे और k को निगेटिव लेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यदि आप k को पॉजिटिव लेते हैं दूसरे केस में, सेकंड केस, व्हेन k इज पॉजिटिव, अगर k हमारा पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है आप k को p स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर p की आप कोई भी वैल्यू रखिए हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी।
तो के को हम पी स्क्वायर रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। इससे आपको मिलेगा एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो इससे हमें मिलता है एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन से मिलेगा टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, है ना। ये हमने इक्वेशन 5 में के की वैल्यू को पी स्क्वायर डाल दिया। लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रॉम 5 में हमने दोनों वैल्यू डाली। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारी दो, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखें तो ये हमारी बनेगी d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी d2t अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, है ना। तो जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पर पुट की, ठीक है। इसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होगा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो उसका मतलब होगा डी स्क्वायर d1 कह देता हूँ उसको d1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू 0, है ना। वेयर यहाँ पर हमने d नाम दिया है d अपॉन डी एक्स को और यहाँ पर हमने d1 नाम दिया है d अपॉन डी टी को, ठीक है। अब दोनों ही में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और CF निकाल के आपको सॉल्यूशन निकालना है। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी d1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से d की वैल्यू प्लस माइनस p आएगी। अगर सॉल्व करते हैं तो d1 की वैल्यू प्लस माइनस cp आएगी, है ना। तो CF निकाल देंगे। देयरफॉर CF जो हमारा यहाँ पर आएगा पहले टर्म के लिए x में लिखा जाएगा c1 e की पावर px। ये डिफरेंट रूट है, दोनों के दोनों रियल और डिफरेंट रूट है। तो c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px, ये तो हमारा CF हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर d1 इक्वल टू प्लस माइनस cp की जो वैल्यू है उसके लिए भी हम करेंगे। तो d1 चूँकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है इधर वाले फ्रैक्शन में, तो t में आपको CF निकालना होगा। तो CF यहाँ पर आएगा हमारा दो रियल और अनइक्वल रूट है c3 e की पावर cpt प्लस c4 e की पावर माइनस cpt। cp प्लस माइनस cp हमारे दो रूट आए थे और चूंकि जानते हैं इक्वल का पार्ट यहाँ पर दोनों इक्वेशन में 0 है तो pi यहाँ पर दोनों ही केस में 0 होगा, है ना। इधर भी 0 होगा और इधर भी pi हमारा 0 ही होगा, ठीक है। ये चाहे तो बीच में एक लाइन डाल सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये हमारा इधर वाला x में चल रहा है, इधर वाला t में। तो दोनों के सॉल्यूशन आप निकाल चुके हैं, है ना। इधर आपको कैपिटल X की वैल्यू मिलेगी CF प्लस PI से c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px। इधर आपको t की वैल्यू मिलेगी c3 e की पावर cpt प्लस c4 e की पावर माइनस cpt। ये आपने CF और PI निकालना इवन सेमेस्टर में सीखा है, उसी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ना। देयरफॉर u का सॉल्यूशन हो जाएगा xt। वो हमारा सॉल्यूशन आएगा c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px और यहाँ पर आएगा c3 e की पावर cpt प्लस c4 e की पावर माइनस cpt। एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी स्ट्रिंग वन डायमेंशन या फास्टर स्ट्रिंग या स्ट्रेस स्ट्रिंग के जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के, उनमें आपको ये सब कुछ करना है जितना मैं बता रहा हूँ। मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन नज़र आता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का तो ये सॉल्यूशन तो आपको करना ही करना है। बस लास्ट में जाके चेंज होता है थोड़ा सा, जब हमें बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन लगानी होती है, वो क्वेश्चन में डिफरेंट दे दी जा सकती है। लेकिन मैं तो आपको जनरली एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना, जिसमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन फिक्स है। बस कहीं पर क्वेश्चन में क्या होगा, fx की वैल्यू चेंज करेगा, है ना। तो कहीं पर वेलोसिटी में जो चेंजेज आता है उसकी वैल्यू चेंज करेगा। बाकी डेरिवेशन तो आपका सेम ही चलेगा इसी तरीके से। ये तो आपको लिखना ही लिखना है सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। और अगर आपने इतना भी लिख दिया, भले ही आप लास्ट में बाउंड्री इनिशियल कंडीशन लगा पाओ ना लगा पाओ, 8 नंबर तो आपको 10 में से मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा केस था जब के को हमने पॉजिटिव माना था। अब तीसरा इंपॉर्टेंट केस जिससे हमारा सॉल्यूशन आएगा
वो है व्हेन के इज़ निगेटिव। तीनों केस लेकर के हम चलते हैं। अगर आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात बताऊं तो वहाँ पर तो मैंने आपको निगेटिव वाला ही लेकर के बताया था क्वेश्चन। क्यों बताया था? क्योंकि उसी से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो के अगर निगेटिव है तो के को हम -p² मान सकते हैं। आपको याद होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में -p² से ही सॉल्यूशन हमने निकाले थे सारे। ठीक है, क्यों निकाले थे अभी आपको पता लग जाएगा। ये सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। के की वैल्यू -p² रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो अगर इक्वेशन 5 में हम k की वैल्यू -p² रखते हैं तो दोनों टर्म प्लस की हो जाएगी। x डबल डैश प्लस p²x, t डबल डैश प्लस c² p² t। तो ये फ्रॉम 5 से मैं रख देता हूँ यहाँ पर वैल्यू x डबल डैश प्लस p²x इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ से आपको मिलता है t डबल डैश प्लस p² c² t इक्वल टू 0। दोनों ही केस में कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे यहाँ पर। तो ये आपको मिलेगा d² प्लस p² x इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा d1² प्लस p² c² t इक्वल टू 0। दोनों ही केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस p² इक्वल टू 0। इधर ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी d1² प्लस p² c² इक्वल टू 0। यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो d² की वैल्यू आएगी -p², जिसको आप i² p² लिख सकते हैं। इधर d1² की वैल्यू आएगी -p² c², जिसको आप i² c² p² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिलेगी 0 प्लस माइनस ip और यहाँ से आपको d1 की वैल्यू मिलेगी 0 प्लस माइनस icp। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट आया दोनों केस में। अगर कॉम्प्लेक्स रूट आया है तो आपको CF का कॉम्प्लेक्स वाला मेथड लगाना है। और कॉम्प्लेक्स वाला मेथड क्या होगा यहाँ पर? CF इक्वल टू e की पावर अल्फ़ा यानी कि 0x जिसकी वैल्यू 1 होगी, C1 cos px प्लस C2 sin px। इक्वल का पार्ट 0 है तो pi हमारा यहाँ पर 0 होगा। इधर भी सेम तरीके से CF लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा C3 cos CPT, क्योंकि टी में आएगा, इधर टी में चल रहा है d1 हमारा, है ना, और प्लस C4 sin CPT। ठीक है, और PI यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन हो जाएगा डायरेक्ट। देयरफॉर x की वैल्यू आएगी यहाँ पर CF प्लस PI को जोड़ करके, और t की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर CF प्लस PI को जोड़ करके, यानी कि PI तो 0 है, CF ही आपको सॉल्यूशन देगा। तो लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिला। देन सॉल्यूशन होगा UXT इक्वल टू XT, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं UXT इक्वल टू x की वैल्यू C1 cos px प्लस C2 sin px, है ना, और इधर आपको वैल्यू मिलेगी t की C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। इसको हम ऊपर हमने सॉल्यूशन माना था, जब k को 0 लिया तो 6 सॉल्यूशन माना था, इसको 7 सॉल्यूशन माना है और इसको हमें 8th सॉल्यूशन मानना है। ये जो हमारा तीसरा सॉल्यूशन है इसको 8 सॉल्यूशन मानना है। स्ट्रिंग के 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन में ये 3 सॉल्यूशन तो आपको हर बार निकालने हैं। मतलब एक डेरिवेशन में इसमें रट लीजिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस से। हर डेरिवेशन में आपको, हर क्वेश्चन में, फास्ट एंड स्ट्रिंग वाले, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में आपको सेम सॉल्यूशन निकालना है। और इतना करोगे तो 7-8 नंबर तो आपको सॉल्यूशन से ही मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन प्रैक्टिस में लाओगे तो ईजिली कर भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में इसका यूज है। अब हमने 3 सॉल्यूशन निकाले k इक्वल टू 0 लेकर के। k इक्वल टू हमने लिया था p² पॉजिटिव, k इक्वल टू लिया हमने -p²। इन तीनों सॉल्यूशन में कौन सा हमारा सॉल्यूशन मोस्ट कंसिस्टेंट होगा? ठीक है, देखो वैसे तो क्लियर है, आपने एक स्ट्रिंग को बांधा है, एक स्ट्रिंग को आपने बांधा है और उसको हमने वाइब्रेशन मोड में लेकर के आए हैं, जो कि इस तरीके से वाइब्रेट करेगी अगर हम ऊपर से पकड़ के इसको छोड़ेंगे। तो वाइब्रेशन अगर मोड होगा तो सिंपल सी बात है, जो भी आपको कर्व की शेप नज़र आएगी वो पीरियोडिक कर्व की शेप होगी।
कैसी होगी वो, पीरियोडिक, है ना, यानी कि फोरियर सीरीज की फॉर्म में चलनी है। अगर वो पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में चलता है, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है, तो जो आपका यू डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स टी का फंक्शन वो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। और पीरियोडिक फंक्शन किस में होगा, एक सॉल्यूशन में तो आपको मिला है यहाँ पर, जस्ट वेट, एक सॉल्यूशन में तो आपको ऊपर मिला है जस्ट वेट, यस, एक सॉल्यूशन तो आपको मिला है के इक्वल टू 0 पर, इसमें साइन कोस कहीं पर भी नहीं आया, इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये हमारा सॉल्यूशन सही नहीं है, जो कि मोस्ट कंसिस्टेंट होगा। फिर आपने के को पॉजिटिव मान करके सॉल्यूशन निकाला, इसमें भी साइन कोस नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी हमारा मोस्ट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमें नहीं देगा, क्योंकि आपके वाइब्रेशन है तो हमें पीरियोडिक फंक्शन चाहिए एक्स टी का। लेकिन जो आपका ये के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर करके निकाला है आपने, इसमें आप देख सकते हैं साइन फंक्शन भी इन्वॉल्व है, कोस फंक्शन भी इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों इन्वॉल्व है, और पीरियोडिक फंक्शन हमें चाहिए था, तो ये आपका सबसे बेस्ट पीरियोडिक फंक्शन है ना। और वाइब्रेशन हमने किया है तो सिंपल सी बात है, हमें एक्स टी का जो है वाई एक पीरियोडिक फंक्शन ही चाहिए। तो हम इस 8th सॉल्यूशन को लेके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, इसी से आपको मोस्ट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि वाइब्रेशन है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्यूशन में चाहिए थे और वो उसमें मिल गए। और यही मैंने आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में बताया था कि वेव इक्वेशन हीट इक्वेशन में ज़्यादातर आपके माइनस पी स्क्वायर मान करके ही सॉल्यूशन मोस्ट जनरल सॉल्यूशन मिलता है। तो ऊपर वाले दोनों सॉल्यूशन को भूल जाएंगे हम, जो ऊपर निकाला है आपने 6 और 7 में, हमें तो केवल ये 8th सॉल्यूशन यूज़ करना है अब आगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमें इसमें कंडीशन अप्लाई करनी है, 8th सॉल्यूशन में करेंगे केवल, है ना। अब हमें इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है और देखना है ये सॉल्यूशन क्या बनेगा, है ना। और बाउंड्री कंडीशन फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। बाउंड्री कंडीशन क्या थी आपकी, बाउंड्री कंडीशन थी, ऊपर मैंने बताया था कि एक तो आपको x को 0 रखना है, टाइम चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू भी 0 होगी, और एक आपको x को L रखना है एंडिंग पॉइंट पर, है ना, टाइम चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू 0 होगी। यानी कि हमें इक्वेशन 8 में एक बार तो x को 0 रखना है और एक बार x को L रखना है, और ये जो कॉन्स्टेंट्स है इनकी वैल्यू देखनी है क्या क्या आएगी, है ना। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 8 and use इक्वेशन 9, इसको 9 कह देता हूँ, 9 को यूज़ करना है, यूज़ 9, है ना। तो जब x को 0 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में मिलेगा u ऑफ 0t, t को हमें t रखना है, x को 0, u ऑफ 0t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से है 0, और जब आप x को 0 रखेंगे तो c1 cos 0 यानी कि c1 मिलेगा, c2 sin 0, sin 0 0 होता है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये आपका पूरा फंक्शन सेम रहेगा, c3 cos pt प्लस c4 sin, सॉरी c छूट गया हमसे, cpt को c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। तो x को 0 रखने पर इक्वेशन 8 में ये मिलेगा हमें। अब देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, कौन कौन सी, एक तो ये c1 है और एक ये पूरा है, और ये इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो सिंपल सी बात है, कोई एक तो इनमें से 0 रहा होगा। अब 0 किसको लिया जाए, आप इसको तो 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अगर आपने इसको 0 ले लिया तो ये सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, पूरा सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। यानी कि हम ये जो बड़े वाला पोर्शन है c3 को cpt प्लस c4 sin cpt, इसको 0 नहीं ले सकते। अगर आपने इसको 0 ले लिया तो इक्वेशन 8 में रखने पर सारा सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमें किसको 0 लेना होगा, यहाँ पर हमें 0 लेना होगा c1 को, है ना। और साथ ही साथ मैं लिख देता हूँ c3 को cpt प्लस c4 sin cpt, ये 0 नहीं लेंगे हम, अगर 0 नहीं लेंगे तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसको 10 इक्वेशन डाल देते हैं, इसका यूज हो जाएगा आगे। तो हमने एक कंडीशन अप्लाई की, x को हमने 0 रखा और पहली कंडीशन अप्लाई करके आपको इक्वेशन 10 मिली। अब यदि ये कंडीशन हम सॉल्यूशन में रख देते हैं तो सॉल्यूशन क्या आएगा,
है ना। यदि आप इस कंडीशन को सॉल्यूशन में रखते हैं यूजिंग इन 8, अगर 8 में रख देते हैं तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा यू एक्स टी इज इक्वल टू C1 को 0 रखना है तो क्या बचा हमारा वहाँ पर C2 बचेगा, और साथ ही साथ में साइन PX बचेगा, और ये हमारा C3 कोस CPT प्लस C4 साइन CPT। तो इक्वेशन 8 हमारी एक कंडीशन को यूज करते ही इक्वेशन 11 में बदल जाएगी, जो मैंने अभी निकाली है। इसको इक्वेशन नंबर 11 नाम दे देते हैं। तो एक कंडीशन यूज की तो हमारी इक्वेशन नंबर 11 में कन्वर्ट हुई। अब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन इक्वेशन 9 में लिखी है u ऑफ एल टी इक्वल टू 0। मतलब हमें ये जो सॉल्यूशन निकाला है 11 में, इसमें हम x को l रखेंगे और u ऑफ एल टी की वैल्यू को 0 रखेंगे। पुट x इक्वल टू l इन 11 एंड यूज 9 को यूज़ कर देंगे तो ये मिलेगा आपको u ऑफ एल टी, और u ऑफ एल टी की वैल्यू कितनी है 9 में 0, और इधर आपको मिलेगा C2 साइन PL, x को l रखना है ना, C2 साइन PL C3 कोस CPT प्लस C4 साइन CPT। ठीक है, अब फिर वही केस बन गया। इक्वेशन 10 को अगर यूज करें ये वाला पोर्शन तो आप 0 ले ही नहीं सकते, ये तो नॉन जीरो है फ्रॉम 10 से। ये जो पोर्शन मैंने लिखा है ग्रीन कलर से अंडरलाइन करके वो तो नॉन जीरो है, तो सिंपल सी बात है आपको इस वाले ये येलो कलर वाले को 0 लेना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज C2 साइन PL इक्वल टू 0, तो आपको इसको 0 लेना होगा। ठीक है, C2 साइन PL इक्वल टू 0। अब ये केवल और केवल तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब साइन PL को 0 लिया जाए। किसको 0 लिया जाए, साइन PL को 0 लिया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने C2 को 0 ले लिया तब भी आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे, C1 तो ऑलरेडी 0 10 में हो चुका है और C2 आपने यहाँ पे 0 ले लिया, तो C1 C2 0 होते ही फिर सॉल्यूशन नंबर जो 8 आपका वो सारा 0 हो जाएगा। इसलिए C2 को लेना होगा नॉन जीरो। अगर C2 को नॉन जीरो लेंगे तो साइन PL इक्वल टू 0 आएगा, और साइन PL इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन n पाई की। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो PL की वैल्यू आपको मिलेगी n पाई, और इससे आपको P की वैल्यू मिलेगी n पाई अपॉन l, है ना। और n आपका बिलोंग कर लेगा इंटीजर में, n इक्वल टू 1 2 3 4 होगा, है ना। अब हमें करना क्या है, ये जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन नंबर 11, उसमें आपको ये P की वैल्यू को पुट करना है ना। यूजिंग इन 11 अगर 11 में इसको पुट करते हैं तो सॉल्यूशन आपको मिलता है u एक्स टी इज इक्वल टू C2 साइन P की वैल्यू n पाई अपॉन l इंटू एक्स, C3 कोस C P की वैल्यू n पाई T अपॉन l, और ऐसे ही आपको मिलेगा C4 साइन C n पाई l इंटू टी। तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा यदि आप वहाँ पर P की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 11 में, है ना। तो ये सॉल्यूशन मिला। अब इसको हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इधर तो u एक्स टी ही रहेगा, इधर मैं क्या करूँगा, ये जो C1 C2 और C3 है इसको मैं एक नया कांस्टेंट का नाम दे दूँगा जिसका नाम हो जाएगा an, जिसका नाम क्या होगा an, और अंदर an के साथ फंक्शन आएगा कोस n पाई अपॉन l CT प्लस फिर ये C4 C2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो C4 C2 की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ bn, अंदर आएगा साइन n पाई अपॉन l CT, और ये साइन n पाई x अपॉन l बचा रहेगा, साइन n पाई x अपॉन l, ये हमारा इसमें रिमेनिंग रहेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर C2 C3 को an माना है, C2 C3 को an माना है, और C2 C4 को हमने bn माना है मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, और अगर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड आपको करना है तो यहाँ पर आप समेशन लगा देंगे, और समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 12। तो ये हमारा बाउंड्री कंडीशन के तहत हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है। बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है इनिशियल कंडीशन।
ठीक है ना। अब हमें क्या अप्लाई करनी है आपको, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमारी क्या थी भाई, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी। इनिशियल कंडीशन थी कि t इक्वल टू 0 पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा स्टार्टिंग में इनिशियली वो कांस्टेंट होगा t इक्वल टू 0 पर, और वो एक x का फंक्शन बनाएगा। साथ ही साथ में डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू, चूंकि u कांस्टेंट है इस केस में, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। ये किस पर है, t इक्वल टू 0 पर। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 12 में ये दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है ना। तो पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 12 में t को 0 रखेंगे, पुट t इक्वल टू 0 इन 12। अगर t को 0 रखते हैं तो u(x0) मिलेगा आपको, और u(x0) की जो वैल्यू है वो हमने f(x) ली है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 13, मान लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 13 ये हमारी u(x0) बन जाएगा t को 0 रखने पर, f(x) इसको हमने 13 से रखा। अब हमें क्या करना है, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अब हमें t को 0 रखना है, t को 0 रखने पर an cos 0 1, bn sin 0 0, और वहाँ से मिलेगा आपको sin n पाई x अपॉन l। तो t को जनरली 0 रखा और कंडीशन 13 यूज की, तो हमें ये इक्वेशन नंबर 14 मिल जाएगी। अब हमें डेल यू अपॉन डेल टी निकालना है, मतलब ये जो हमारा 12वीं इक्वेशन है, 12 इक्वेशन है, उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और फिर उसमें भी हमें t को 0 रखना है ना। तो यदि डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो डिफरेंशिएशन देखिए क्या आएगा 12 का, फ्रॉम 12 का डिफरेंशिएशन आएगा डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट का काम करेगा, समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। इधर आपका ये सेम रहेगा साइन n पाई x अपॉन l, कांस्टेंट का काम करेगा, t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो an कांस्टेंट रहेगा, कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन n पाई सी टी अपॉन l, है ना। और n पाई सी टी अपॉन एल का जब दोबारा करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा n पाई सी अपॉन एल, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे ही जब आप कोस की टर्म साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एन, और साइन का बनेगा कोस n पाई सी अपॉन एल इंटू टी, साइन का कोस में बदल जाएगा, और कोस n पाई सी अपॉन एल टी का दोबारा करेंगे तो इंटू में n पाई सी अपॉन एल आ जाएगा। अब इसमें हमें t को 0 रखना है, पुट t इक्वल टू 0। यदि हम इसमें t को 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा इक्वेशन 13 को यूज करते हुए, है ना। और राइट में आपको 0 रखने पर मिलेगा समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। राइट में अगर आप 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 t को 0 रखने पर, और कोस 0 की वैल्यू 1, वहाँ से आपको मिलेगा n पाई सी अपॉन एल, n पाई सी अपॉन एल, और x का फंक्शन तो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा साइन n पाई x अपॉन एल, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 15। तो हमने दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की तो हमें 14 और 15 मिली। अब इन 14 और 15 को देखते हुए हमें फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, है ना। 14 और 15 को देखते हुए फाइनल सॉल्यूशन हमें क्या मिलने वाला है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमने बी एन भी छोड़ दिया, बी एन भी आएगा, ये सॉरी बी एन भी आएगा, कोस 0 के साथ में बी एन था तो बी एन आएगा, है ना। अगर आप ये इक्वेशन 15 को देखते हैं तो इक्वेशन 15 से आपको क्या मिलेगा इक्वेशन 15 से बी एन की वैल्यू आपकी 0 आएगी। दिस इम्प्लाइज बी एन की वैल्यू आपको 0 लेनी होगी फॉर ऑल एन के लिए, अदरवाइज सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बी एन को हम 0 लेंगे फॉर ऑल एन के लिए। अगर बी एन की वैल्यू 0 रख देते हैं ऊपर, बी एन की वैल्यू को हम 0 रख देते हैं ऊपर, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 12 में, तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, यूजिंग इन 12, वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा यू एक्स टी इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, बी एन को 0 रखेंगे तो ए एन वाली टर्म बचेगी बस हमारी, n पाई सी टी अपॉन एल और साइन n पाई x अपॉन एल। तो ये हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन होगा।
बी एन की वैल्यू 0 है और ए एन कैसे निकलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक फोरियर सीरीज की फॉर्म में है ना। इक्वेशन 14 को देखें तो ये फोरियर सीरीज की फॉर्म में है, तो ए एन की वैल्यू आपकी यहाँ पर फोरियर सीरीज वाले फॉर्मूले से आएगी। ए एन की वैल्यू हो जाएगी 2/L लिमिट 0 से L एफ एक्स साइन एन पाई x/L dx। चूँकि आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 14 जो है फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करती है तो इसका मतलब आप फोरियर सीरीज वाले फॉर्मूले से ए एन फाइंड कर सकते हो। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होगा ए एन का, जो मैंने नीचे लिखा है। तो ये हमारा इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन है। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें सोल्यूशन निकालना होता है। मेन बात यह है कि जो 3 केस हमने लिए थे, के को 0 लेकर के, के को पॉजिटिव, के को निगेटिव, और निगेटिव वाले सॉल्यूशन से हमने आगे प्रोसीड किया था, क्योंकि निगेटिव वाली से ही आपको मोस्ट पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन अच्छे से मिल पाएगा। उसी को हमने यूज़ किया था सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो सॉल्यूशन जो हमने के इक्वल टू -p² तक के लिए किया था, वहाँ तक तो आपको हर क्वेश्चन में सेम ही करना है। बस क्वेश्चन में क्या होगा, ये लास्ट में जो हमने बाउंड्री कंडीशन यूज़ की है ये चेंज होती है। बाकी 98% क्वेश्चन तो आपके सारे के सारे ऐसे ही होते हैं जिसमें कि आपको इनिशियल कंडीशन तक हर क्वेश्चन में ये सेम लेकर के जाना है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे नजर आएंगे, बस बाउंड्री कंडीशन में चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन था। अब इसके क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं फास्ट एंड स्ट्रिंग या स्ट्रेच स्ट्रिंग को लेकर के, है ना। एक क्वेश्चन उस तरह का कराऊंगा। सारा डेरिवेशन में यही यूज करने वाला हूँ उसमें भी, बस लास्ट में उसमें हमारी जो है कंडीशन चेंज होंगी, है ना। ये जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है ये उसमें चेंज होगी, बाकी सारी क्वेश्चन सेम चलने वाला है वहाँ पर भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड